गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जहां से दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में दोस्तों संवैधानिक निकायों में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी को। तो इसमें आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि भारत के जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, और जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जा सकती है, और जो महान्यायवादी होते हैं उनको दोस्तों उनके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और जो महान्यायवादी होते हैं ये दोस्तों अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन ये दे सकते हैं भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट महोदय को। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय, और उनको उनके पद से हटा सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय। और जो महान्यायवादी होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं भारत के, वो पूरे भारत में पहले विधि अधिकारी होते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पूरे भारत में पहले विधि अधिकारी होते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे भारत के या इंडिया के। फिर इसी तरह से दोस्तों जैसे पूरे भारत के जो पहले विधि अधिकारी होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य स्तर पर दोस्तों राज्य में जो सबसे बड़े विधि अधिकारी या लॉ ऑफिसर होते हैं उन्हें कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य महाधिवक्ता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों अर्थात चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या तो कहिए भाग ले सकते हैं, और वहां पर स्पीच या भाषण दे सकते हैं। लेकिन वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक केस में, जब दोस्तों पार्लियामेंट के किसी भी सदन चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो वहां पर यदि वोटिंग चल रही है तो वहां पर अटॉर्नी जनरल या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो पार्टिसिपेट या भाग नहीं ले सकते। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो संसद के दोनों सदनों चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो उसमें भाग ले सकते हैं, स्पीच या भाषण दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी सदन में वोटिंग चल रही हो तब वहां पर भाग नहीं ले सकते हैं हमारे भारत के महान्यायवादी महोदय। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनका जो टर्म या कार्यकाल होता है दोस्तों वो कोई निश्चित सीमा या समय के लिए नहीं होता है। उनका जो कार्यकाल होता है वो गवर्नमेंट या सरकार के अनुसार चलता है। जब तक सरकार चाहती है तब तक जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल चलता रहता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पहले अटॉर्नी जनरल थे भारत के उनका नाम तो वो थे दोस्तों MC सीतलवाड़, और वर्तमान में दोस्तों भारत के जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी हैं उनका नाम है R वेंकट रमणी, जो कि हैं दोस्तों भारत के 16वें महान्यायवादी।
इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या जिसे कैग कहा जाता है और हिंदी में इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग को दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, और कैग को दोस्तों अपॉइंट करता है या नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकते हैं। और ये कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको दोस्तों इनके पद से हटाया जा सकता है पार्लियामेंट या संसद में स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत के द्वारा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट देता है किसे, तो केंद्र में देता है प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय को। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कैग से कि कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहली पूरी हो जाए उसी के आधार पर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद भारत के पहले कैग का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग थे वी नरहरि राव, और वर्तमान में भारत के कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं श्री संजय मूर्ति जी, जो कि हैं 15वें कैग। फिर इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आपको ध्यान में रखना है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, और इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन में कुल होते हैं 5 सदस्य, जिसमें एक होता है चेयरमैन या अध्यक्ष और 4 होते हैं अन्य सदस्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वित्त आयोग के जो चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट या नियुक्त किए जा सकते हैं, और प्रेसिडेंट दोस्तों उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन या त्याग पत्र भी किसे दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन पहली बार भारत में किया गया फाइनेंस एक्ट 1961 के द्वारा। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला पॉइंट कि जो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग होता है वो दोस्तों अपनी रिपोर्ट देता है किसे, तो वो देता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी, और वर्तमान में भारत के वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष या चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि हैं 16वें। इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल, और अंतरराज्यीय परिषद को दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में। और पहली बार भारत में इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ दोस्तों 1990 में। और अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन या अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होगा भारत में जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री होगा। तो यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में, तब भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी। अर्थात अंतरराज्यीय परिषद के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो थे दोस्तों वीपी सिंह जी। और वर्तमान में अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष या चेयरमैन हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल ये दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में। इसका गठन हुआ 1990 में, और इसका अध्यक्ष या चेयरमैन होगा जो भारत का वर्तमान समय में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होगा वो। फिर इसके जो अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों उसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतरराज्यीय परिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं वो होंगे दोस्तों
सभी राज्यों या स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होंगे, और यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होंगे वो, और सभी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, और गवर्नर भी इस अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल के सदस्य होंगे जब दोस्तों राष्ट्रपति शासन होगा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी, और इसे दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा यूपीएससी से कि यूपीएससी के जो चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे और जो अन्य सदस्य होंगे उन्हें नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट महोदय यूपीएससी के चेयरमैन या अन्य सदस्यों को कभी भी हटा नहीं सकते उनके पद से। उन्हें हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के इन्वेस्टिगेशन या जांच के बाद। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे और उसके जो अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय उन्हें कभी भी उनके पद से हटा नहीं सकते। उनको हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन या जांच के बाद। बाकी दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे वो अपना त्याग पत्र या रेजिग्नेशन दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट महोदय को, और स्टेट में जो लोक सेवा आयोग होता है स्टेट पीएससी वो रिपोर्ट करता है गवर्नर महोदय को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो टर्म या कार्यकाल होता है यूपीएससी के चेयरमैन या अध्यक्ष का वो होता है दोस्तों या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाएगी उसी के आधार पर उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन जी। इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, और इसमें आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो या इन्हीं को कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको दोस्तों इनके पद से राष्ट्रपति महोदय नहीं हटा सकते, इनको हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ संसद की विशेष बहुमत के द्वारा। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। और यहीं पर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो निर्वाचन आयोग में अन्य सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति महोदय उनके पद से हटा सकते हैं। तो सिर्फ जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति महोदय नहीं हटा सकते, उनको हटाया जा सकता है संसद में विशेष बहुमत के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपना त्याग पत्र या रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसे, तो वो दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इनका भी कार्यकाल दोस्तों या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर इनका रिटायरमेंट हो जाता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार जी।
इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में, और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। फिर इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में, और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य जी। इसके बाद थोड़ा सा दोस्तों आप लोग गैर संवैधानिक निकाय भी ध्यान में रखिएगा। तो गैर संवैधानिक निकाय में सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन को, और योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर हों। फिर बाद में दोस्तों 2015 में इसे समाप्त करके इसके स्थान पर शुरू किया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग इसका सेटअप या गठन हुआ या स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को, और इसके चेयरमैन भी होते हैं जो वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री हों। तो करंट चेयरमैन या अध्यक्ष है नीति आयोग के दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी, और पहले वाइस चेयरमैन या पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों नीति आयोग के श्री अरविंद पनगड़िया, और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत जी। इसके बाद अगला गैर संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या इसी को कहा जाता है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राम सुब्रमण्यन जी। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय सूचना आयोग, जिसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं हीरालाल समारिया। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल को, जिसका गठन हुआ दोस्तों 1956 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के वर्तमान समय के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री हों। तो क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल इसका गठन हुआ 1956 में, और इसके अध्यक्ष या चेयरमैन होंगे जो भारत में वर्तमान समय के गृह मंत्री या होम मिनिस्टर हों। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका गठन हुआ दोस्तों 1952 में, और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे जो वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री हों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर इसके बाद एक और आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसका भी गठन हुआ दोस्तों 1961 में, और इसके भी चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे जो वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।